जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों उसी क्रम में मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ, प्रमुख शब्दावलियाँ। तो संविधान से संबंधित दोस्तों कुछ एक प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। यहाँ से संबंधित आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और मेंस का एग्जाम दोस्तों अगर आपको देना है तो उसके लिए भी आपको इन सब शब्दों का नॉलेज होना, ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर दोस्तों आप एक संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ बनाना चाहते हो, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, तो इन सब शब्दों के बारे में आपको जानकारी होगी, तो ही दोस्तों आप संविधान को सही तरीके से समझ पाओगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन समझते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपन एक अच्छी समझ संविधान के ऊपर बना सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। मैंने ये शब्द लिखे हैं दोस्तों, स्थगन जिसको आप एडजर्नमेंट बोलते हो, सत्रावसान है, विघटन है, प्रश्न काल है और शून्य काल है, और अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो ये दोस्तों कुछ एक संविधान की शब्दावलियाँ हैं। तो अपन इनको समझने वाले हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और कौन से प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपन समझते हैं स्थगन को। तो जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि जो हमारी होती है दोस्तों संसद, और संसद के अंदर दोस्तों होते हैं दो सदन। संसद के अंदर होते हैं दो सदन, एक होता है दोस्तों लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो जब दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा की बैठक चल रही होती है, संसद की बैठक चल रही होती है, तो संसद में दोनों शामिल है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। जब संसद की बैठक चल रही होती है, लोकसभा की बैठक या राज्यसभा की बैठक, तब दोस्तों जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष महोदय या राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो ये सदन चल रहा होता है, इसको कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, या फिर आप कह सकते हो अनिश्चित समय के लिए इसको सदन को स्थगित कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है दोस्तों स्थगन। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों लोकसभा में किसी मुद्दे पे, किसी बिल के ऊपर बहस चल रही है, तो विपक्ष उस समय हा हुल्ला करता है या फिर उसका विरोध करता है। तो उस स्थिति में अगर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को ऐसा लगता है कि अब बैठक को स्थगित कर देना चाहिए, तो दोस्तों उस बैठक को वो स्थगित कर देते हैं। इसी को कहा जाता है स्थगन। अब ये स्थगन दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में, घंटे 2 घंटे बाद में अगर स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएं तो वापस बैठक को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है। अगर थोड़े समय पश्चात स्थितियाँ नॉर्मल नहीं होते हैं तो कुछ दिन के बाद, अगर स्थितियाँ नॉर्मल होती है तो कुछ दिन के बाद इस बैठक को चालू कर दिया जाता है। और अगर ऐसा होता है कि स्थितियाँ सामान्य हो ही नहीं पाती, विरोध चलता ही रहता है, तो इसको अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। कर्ता कौन है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है और सभापति महोदय बैठक को स्थगित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्थगन आपकी समझ में आ चुका होगा। तो स्थगन कौन करता है दोस्तों? अध्यक्ष महोदय या फिर सभापति करते हैं। लोकसभा में करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में करेगा तो राज्यसभा सभापति। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की, सत्रावसान। ये सत्रावसान क्या होता है दोस्तों? इस सत्रावसान को समझते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों संसद की बैठक चल रही होती है, लोकसभा की बैठक चल रही है और राज्यसभा की बैठक चल रही है। तो मानो इस बैठक का समय है अपने पास में, 15 तारीख से बैठक चलनी स्टार्ट हुई, 25 तारीख तक ये बैठक चलेगी। तो 25 तारीख के जैसे ही दोस्तों आएगी, उस समय 25 तारीख को ये सत्र खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति महोदय हैं वो सत्रावसान कर देंगे। मतलब जो चीज़ें बच गई, 2 मुद्दे बच गए, जो बिल बच गए, उनको वो नेक्स्ट सत्र के लिए उनको रख लेते हैं कि 15 से 25 का बैठक का टाइम था, तो 15 से 25 तक बैठक चल चुकी है, और जो भी बहस के या जो भी बिल के जो मुद्दे हैं उनको नेक्स्ट सत्र के लिए वो रख लेते हैं। तो इसी को दोस्तों कहा जाता है सत्रावसान। और सत्रावसान आपको पता है दोस्तों, प्रतिवर्ष कम से कम 1 साल में दोस्तों 2 सत्र होने जरूरी है। 2 सत्र होने जरूरी हैं प्रतिवर्ष।
ये दोस्तों नेसेसरी कंडीशन है। कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष कम से कम कितने संसद के कितने सत्र होने जरूरी हैं, तो 2 सत्र होने जरूरी हैं, 2 लोकसभा की बैठकें होनी जरूरी है, 2 राज्यसभा की बैठकें होने जरूरी हैं। तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल दोस्तों संसद के कितने सत्र होते हैं, तो वर्तमान में दोस्तों अगर नॉर्मल बात करें तो वर्तमान में नॉर्मल संसद के होते हैं 3 सत्र। 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र दोस्तों कौन कौन से होते हैं? मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और बजट सत्र होता है। तो 3 दोस्तों नॉर्मल सत्र होते हैं और कम से कम 2 सत्र तो होने अनिवार्य हैं। किसे कहते हैं सत्रावसान? जब संसद की बैठक खत्म हो रही होती है तो उसी समय राष्ट्रपति संसद की बैठक की समाप्ति करते हैं, इसी को कहा जाता है सत्रावसान। और नेक्स्ट जो भी बिल और मुद्दे हैं उनको अगले सत्र के लिए वो रख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सत्रावसान कौन करता है? सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब पावर है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय का। तो ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। तो सत्रावसान दोस्तों आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। सत्रावसान का मतलब ये है दोस्तों कि बैठक की समाप्ति। बैठक की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति महोदय सत्र का अवसान कर देते हैं, इसी को कहा जाता है सत्रावसान। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु अपना दोस्तों विघटन, जिसको आप डिसोल्यूशन भी कहते हो दोस्तों। तो ये विघटन क्या होता है दोस्तों, इसको आप थोड़ी समझिएगा दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, अगर संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद की बैठक चल रही होती है, तो संसद में आते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के तहत 2 सदन है। राष्ट्रपति भी इसका संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अभी अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी जो संसद के दोनों सदन है इनकी अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो विघटन क्या होता है अपन इसको समझने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, विघटन है वो 2 स्थितियों में हो सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, विघटन होगा किसका? ध्यान रखिएगा, तो राज्यसभा है दोस्तों। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होगा और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। विघटन अगर होगा तो विघटन दोस्तों हमेशा और हमेशा लोकसभा का ही होगा। तो लोकसभा का विघटन कब किया जा सकता है, कौन करेगा? तो इसके लिए 2 कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहली बात, लोकसभा का विघटन है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करेंगे और अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अब वो किन परिस्थितियों में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? 2 कंडीशन है दोस्तों। एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर सरकार बहुमत खो देती है। पहली कंडीशन क्या है? सरकार बहुमत खो देती है। सरकार बहुमत खो देती है। अगर सरकार बहुमत खो देती है, बहुमत साबित करने में असफल हो जाती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति महोदय है वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि अगर खुद सरकार ये चाहे, सरकार का मतलब जो भी मंत्री परिषद है जिनकी सरकार है, अगर सरकार खुद ये चाहे कि लोकसभा का विघटन करना चाहिए, उसको ऐसा उचित लग रहा है सरकार को कि लोकसभा का विघटन होना चाहिए और वो राष्ट्रपति से ये अनुरोध करती है कि लोकसभा का विघटन कर देना चाहिए, तो दोस्तों सरकार की अनुशंसा पे या फिर आप कह सकते हो मंत्री परिषद की अनुशंसा पे लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है? मंत्री परिषद या सरकार की अनुशंसा पर। सरकार या मंत्री परिषद की अनुशंसा पर। अगर सरकार या मंत्री परिषद खुद लोकसभा का विघटन करना चाहे तो उनके अनुशंसा पे भी राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल नंबर 85 के तहत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 85 को ध्यान रखना। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय। तो विघटन कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय करेंगे विघटन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों शब्द आपके समझ में आए होंगे, स्थगन काल, सत्रावसान और विघटन। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो अपना बिंदु है प्रश्न काल, क्वेश्चन हावर। तो प्रश्न काल क्या है इसको अपन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जो प्रश्न काल है दोस्तों, तो जैसा कि अपन ने देखा दोस्तों, संसद होती है और संसद के होते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रश्न काल क्या है?
जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में दोस्तों, जो सदन का जो पहला घंटा होता है, पहला घंटा मतलब 11 से 12, सदन का पहला घंटा कौन सा होता है दोस्तों? 11 से 12 बजे सदन का पहला घंटा, सदन का पहला हावर, सदन का पहला आवर जो 11 से 12 बजे तक होता है, इसी को दोस्तों कहा जाता है प्रश्नकाल। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्नकाल क्या है? सदन का पहला घंटा जिसका टाइमिंग है 11 से 12 बजे, इसी को कहा जाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में दोस्तों होता क्या है कि जिस किसी पार्टी की सरकार होती है, कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी सरकार के मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों से दोस्तों, इन मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछते हैं? लोकसभा के सांसद पूछते हैं। तो जो भी सांसद होते हैं लोकसभा के, या आप कह सकते हो जो भी विपक्ष के सांसद होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं किससे? सरकार से। कहने का मतलब मंत्री परिषद से वो प्रश्न पूछते हैं। और किस समय पूछते हैं? 11 से 12 बजे के बीच में जो प्रश्न पूछते हैं उसी को कहा जाता है दोस्तों प्रश्नकाल। अब इस प्रश्नकाल को दोस्तों दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों तारांकित प्रश्न और दूसरे हैं दोस्तों अतारांकित प्रश्न। तो स्टार्टेड क्वेश्चन और अनस्टार्टेड क्वेश्चन, तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनका दोस्तों सांसद अगर मंत्री परिषद या मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री परिषद इनका जवाब वो मौखिक रूप में देते हैं उसी समय। तो इनका जवाब दोस्तों मौखिक रूप में दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप में उसी समय दे दिया जाता है। और अतारांकित जो प्रश्न है दोस्तों, इनका जवाब है वो मंत्री परिषद है वो लिखित रूप में पेश करती है। अब जो तारांकित प्रश्न है दोस्तों, जैसे ही मौखिक रूप में मंत्री ने जवाब दिया सांसद को, तो उसके पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और फिर पूरक प्रश्न का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार से सवाल और जवाब चलते रहते हैं। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न है दोस्तों, ये लिखित रूप में इनका जवाब दिया जाता है। तो जैसे ही किसी ने अतारांकित प्रश्न किया तो सिंपल सी बात है, वो मंत्री उस विभाग से संबंधित जो भी मंत्री है वो उसका लिखित में बाद में जवाब बना के भेज देगा। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है, पूरक प्रश्न किस में पूछे जाते हैं? तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न में किसी प्रकार का कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्नकाल आपको समझ आया होगा। संसद का पहला घंटा जो 11 से 12 बजे तक इसका होता है समय, तो संसद का पहला घंटा ही होता है प्रश्नकाल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों अपना शून्यकाल, जिसको आप जीरो हावर कहते हो। तो शून्यकाल या फिर जीरो हावर क्या है? तो दोस्तों इसको अपन समझ सकते हैं। जो शून्यकाल है दोस्तों, जैसा कि अपन ने देखा दोस्तों, संसद का पहला घंटा है 11 से 12 बजे तक, इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो 12 से जो संसद का पहला घंटा है, इसके बाद का जो एक घंटा है, कहने का मतलब क्या है, 12 से 1 बजे का, 12 से 1 बजे का जो घंटा है दोस्तों, इसी को कहा जाता है शून्यकाल। तो ऑब्जेक्टिव आपको दो टाइप से देखने के लिए मिल सकता है। पूछेगा कि शून्यकाल क्या है, तो 12 से 1 के बीच का जो समय उसी को कहा जाता है शून्यकाल। या फिर आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने के लिए मिल सकता है, शून्यकाल क्या है, तो जो प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा कहलाता है दोस्तों शून्यकाल। अब इस शून्यकाल में दोस्तों होता क्या है समझिएगा। ये जो शून्यकाल है दोस्तों, इसमें क्या होता है? शून्यकाल में दोस्तों ये होता है कि शून्यकाल में भी दोस्तों प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो शून्यकाल में दोस्तों कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? जो शून्यकाल है अपना, शून्यकाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? शून्यकाल में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका अविलंब जवाब देना होता है। कहने का मतलब तुरंत उनका जवाब देना होता है मंत्री परिषद को, या फिर जिस मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री है उससे जो प्रश्न किया गया है उसको वो उसका जवाब है उसी समय देना होता है। तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? अविलंब वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब है वो मंत्री परिषद को उसी समय देना होता है शून्यकाल के तहत। तो शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल का बाद का 1 घंटा शून्यकाल कहलाता है। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब है दोस्तों वो अविलंब उसी समय देना होता है। अब दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको और देखने के लिए मिलेगा। पूछेगा क्या शून्यकाल शब्द
है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका उल्लेख है दोस्तों वो संविधान में कहीं नहीं है। शून्यकाल जो शब्द है दोस्तों, ये दोस्तों वो मीडिया का दिया हुआ शब्द है। तो शून्यकाल किसका दिया हुआ शब्द है? ये मीडिया का दिया हुआ शब्द है। इसका कहीं भी संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। तो उम्मीद करता हूं शून्यकाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, मैंने 3 प्रस्ताव लिखे हैं। वैसे दोस्तों ढेर सारे प्रस्ताव हैं, निंदा प्रस्ताव और भी कुछ एक प्रस्ताव है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रस्ताव जहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनको शामिल किया है। तो एक है दोस्तों विश्वास प्रस्ताव, और एक और है अविश्वास प्रस्ताव, और एक है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। अब अपन इन तीनों प्रस्तावों को थोड़ा समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा मिटा लेते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन समझने वाले हैं जो ये 3 प्रस्ताव है, इनको समझते हैं। और देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों विश्वास प्रस्ताव की। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव है दोस्तों वो हमेशा और हमेशा दोस्तों लोकसभा में ही पेश होगा। कहां पेश होगा? हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। क्यों दोस्तों, क्यों पेश होगा हमेशा और हमेशा दोस्तों लोकसभा में? क्योंकि दोस्तों जो भी सरकार बनती है, तो सरकार दोस्तों कहां बनती है? सरकार हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही बनती है। अगर कोई भी पार्टी दोस्तों लोकसभा सीटों की 50% से दोस्तों एक अधिक सीट लाने में सक्षम हो जाती है, या एक से अधिक सीटें लाने में सक्षम हो जाती है, तो उसी पार्टी की बना दी जाती है सरकार। तो सीधी सी बात है, जो विश्वास प्रस्ताव है वो कौन पेश करेगा? विश्वास प्रस्ताव दोस्तों हमेशा पेश करेगी सरकार या मंत्रिपरिषद। जिस पार्टी की सरकार होगी या जिस पार्टी की मंत्रिपरिषद होगी वही पेश करेगी दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का दोस्तों ये मीनिंग है कि वो दोस्तों लोकसभा में इस चीज को साबित करेगी कि लोकसभा में हमारा बहुमत है। बहुमत का मतलब 50% से एक अधिक होना आवश्यक है। एक है या फिर एक से ज्यादा अधिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50% से एक सीटें होनी उनके पास में आवश्यक है। जो गवर्नमेंट उस समय चली आ रही है उसको ये साबित करना होगा कि हमारा लोकसभा में बहुमत है। तो दोस्तों वो पेश करती है सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव। अगर लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, कहने का मतलब वो ये सीटें साबित करने में सक्षम हो जाती है, 50% से एक ज़्यादा सीट साबित करने में अगर सफल हो जाती है सरकार, तो उसका विश्वास प्रस्ताव बना रहता है और उनकी पार्टी की सरकार बनी रहती है। ठीक दोस्तों इसके अपोजिट है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट बिंदु था अपना अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा और हमेशा कहां पेश होगा? लोकसभा में ही पेश होगा। अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा और हमेशा लोकसभा में पेश होगा, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है? अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों हमेशा ही दोस्तों विपक्ष लेके आता है। विपक्ष की जो भी पार्टी होती है, विपक्ष की पार्टी लेके आती है लोकसभा में। और अगर विपक्ष ये साबित कर देता है लोकसभा में कि ये सरकार निकम्मी है, या फिर ये कोई मंत्री, एक कोई स्पेशल मंत्री निकम्मा है, और वो उस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में पारित कर देती है कोई भी विपक्ष की पार्टी, तो वो पारित हो जाता है, तो सरकार गिर जाती है और पूरी सरकार को गिर जाती है, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। कौन लेके आता है? विपक्ष इसको हमेशा लेके आता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लेके आता है तो उसके लिए उसके कम से कम 50 सदस्य हैं, वो उसको लेके आने जरूरी होते हैं। लोकसभा के अंदर 50 मेंबर अगर उसको लेके आते हैं, 50 मेंबर उसके ऊपर स्वीकृति देते हैं, अपनी सहमति दर्शाते हैं, तो ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब लोगों को दोस्तों पता ही है, लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, जिनमें 543 है दोस्तों निर्वाचित और 2 होती है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो 543 में से 50 मेंबर कम से कम विपक्ष के द्वारा ये सहमति प्रदान करेंगे कि जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर कोई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है और अविश्वास प्रस्ताव लाके किसी मंत्री के खिलाफ या पूरी सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो सरकार गिर जाती है, और जो नया विपक्ष है वो अपना
बहुमत साबित कर देता है तो विपक्ष की सरकार वहां पे बना दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, कहां लाया जाता है, ये बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। किस प्रकार से लाया जाता है, क्या है इसके लिए लाने की कंडीशन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों अपना स्थगन प्रस्ताव। अब दोस्तों अपन समझते हैं स्थगन प्रस्ताव को। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अपन ने समझा था विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव है दोनों ही लोकसभा में लाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्थगन प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव है दोस्तों वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दोनों सदनों में दोस्तों स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये क्या होता है और क्यों लाया जाता है, थोड़ा अपन इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, मानो लोकसभा की भी बैठक नियमित रूप से चल रही है और राज्यसभा की बैठक भी नियमित रूप से चल रही है। बैठक नियमित रूप से चल रही है, उसके बाद में दोस्तों कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आता है जिसके ऊपर चर्चा करना अति आवश्यक है, या आप कह सकते हो कोई लोक कल्याणकारी विषय है उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, उस प्रस्ताव को, कोई लोक कल्याणी प्रस्ताव को पारित करना अति आवश्यक है। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, ये जो बैठक चल रही होती है इसको दोस्तों रोक दिया जाता है, और इस बैठक को रोक के दोस्तों जो भी लोक कल्याणकारी कार्य है उससे संबंधित जो भी प्रस्ताव है उसके ऊपर दोस्तों बहस की जाती है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव को आप लोग ध्यान रखोगे, दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के अंदर संसद के सदनों की बैठक नियमित रूप से चल रही हो जाती है। जब कोई विशेष मुद्दा या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा या फिर आप कह सकते हो कोई लोक कल्याणकारी मुद्दे के ऊपर बहस करनी होती है तो दोस्तों इसके लिए जो चल रही बैठक है उसको रोका जाता है और लोक कल्याणकारी जो मुद्दा है उसके ऊपर बहस की जाती है, उसको पहले निपटाया जाता है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखने लायक बात है कि दोस्तों अगर किसी लोक कल्याणकारी मुद्दा या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है और सदनों का जो भी सदन चल रहे हैं इनको स्थगित करना होता है, तो कम से कम दोस्तों लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इनके 50 मेंबर की सहमति आवश्यक है। 50 मेंबर अगर ये सहमति देते हैं कि जो मुद्दा लाया जा रहा है सदन के अंदर वो अति महत्वपूर्ण है, तो ही दोस्तों सदन का स्थगन किया जाएगा और जो लोक कल्याणकारी मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो संविधान की जो शब्दावलियां है ये निश्चित रूप से आपकी समझ में आई होंगी। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया है, ये आपको पसंद आया है, आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो दोस्तों आपका ये अपना चैनल है, इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। इसी प्रकार से जो अपना नेक्स्ट वीडियो दोस्तों संसद की समितियां हैं, तो प्राक्कलन समिति है, कुछ एक और महत्वपूर्ण समिति है, उनसे संबंधित वीडियो आएगा और उसके बाद दोस्तों संविधान के 1-2 और वीडियो आएंगे। उसके बाद अपना संविधान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपन हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उनको भी अपन इसी प्रकार से आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सेशन पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। आपका ये अपना चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। जितना दोस्तों आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करोगे मेरा उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आप लोगों को उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता पाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।